हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज एक और वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, जिसमें मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शन, सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन रिवाइज करवाने वाला हूं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको मैं रिवाइज करवाने वाला हूं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन ऑफ बेंजीन। जैसा मैंने आपको बताया था, 5 रिएक्शन बेंजीन की सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इन्हीं 5 रिएक्शन के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमता है। सबसे पहली रिएक्शन हमारे पास है हेलोजिनेशन, उसके बाद है नाइट्रेशन, उसके बाद है सल्फोनेशन, उसके बाद है फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अब देखो बच्चों, यहां पर जो रिएजेंट है वो कौन से है वो देखने आपको। तो यहां पर Cl2 FeCl3 या AlCl3 है ना। ब्रोमिनेशन होगा तो Br2 FeBr3, नाइट्रेशन होगा तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। एक चीज आपको ध्यान रखनी, यहां पर जो नाइट्रिक एसिड है वो एक बेस की तरह काम करता है और H2SO4 एक एसिड की तरह काम करता है। सल्फोनेशन में H2SO4 और SO3 का मिक्सचर यानी फ्यूमिंग H2SO4। फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्किल हैलाइड और FeCl3, फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल क्लोराइड और FeCl3 के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड लो चाहे एसिटाइल क्लोराइड लो। क्लियर। अब बच्चों देखो, इलेक्ट्रोफाइल कौन से होंगे? हमेशा प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्लोरिनेशन में Cl+, ब्रोमिनेशन में Br+, नाइट्रेशन में NO2+, सल्फोनेशन में कोई प्लस वाला नहीं होता है, SO3 होता है केवल। और फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में R+, एसाइलेशन में RCO+। ध्यान रखना। अब देखिए बच्चों, क्लोरिनेशन में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमिनेशन में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रेशन में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा नाइट्रोबेंजीन। बस बेंजीन के ऊपर उस इलेक्ट्रोफाइल को लगा देना है। लेकिन सल्फोनेशन में थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होता है, यहां पर SO3H लगता है। ठीक है, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? यहां पर R लग जाएगा और बेंजीन के ऊपर यहां पर लग जाएगा COR। क्लियर। तो बस ये प्रोडक्ट हो गई। अब थोड़ा मैं आपको रिएक्शन के बारे में बता देता हूं। देखो, क्लोरिनेशन में Cl2 AlCl3 क्लोरोबेंजीन, ब्रोमिनेशन में Br2 FeBr3 ब्रोमोबेंजीन, सल्फोनेशन में फ्यूमिंग H2SO4, बेंजीन के साथ रिएक्शन होगी तो सल्फोनिक एसिड यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, नाइट्रेशन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, नाइट्रोबेंजीन विल बी द प्रोडक्ट। फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड लिया आपने, AlCl3 लिया, ऊपर मिथाइल लग गया। यहां पर अगर मिथाइल की जगह इथाइल लोगे तो ऊपर इथाइल लग जाएगा। एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं बच्चों, यहां पर कभी कभी एक रिएक्शन पूछते हैं कि अगर ऐसा कोई रिएक्टेंट हो यानी प्रोपाइल क्लोराइड हो तब आगे जो है प्रोडक्ट क्या बनेगा। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, गलत कर देते हैं। बच्चों यहां पर हमेशा आइसोप्रोपाइल बेंजीन विल बी द आंसर रेदर देन नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन। ध्यान रखना इसको, है ना, क्योंकि यहां पर कार्बोकैटायन मीडिएटेड रिएक्शन होती है। Cl निकलेगा, ये कार्बोकैटायन बनेगा, उसके बाद ये स्टेबल होगा तो इस कार्बोकैटायन पर प्लस चार्ज जाएगा यानी बीच वाला कार्बोकैटायन बनेगा, तो बीच वाले से ही बेंजीन अटैच्ड होगी। उसके बाद है फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, चाहे एसिटाइल क्लोराइड ले लो चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड लो, दोनों केस में आपको CH3CO ग्रुप को ही लगाना है, तो एसिटोफिनोन विल बी द आंसर। अब देखिए बच्चों, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड मिलकर जो है एल्केन बनाते हैं, हमेशा डबल होते जाते हैं, 2 4 6 8 इस तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, कभी भी 1 3 5 7 नहीं बनेगा, ध्यान रखना, है ना। फिटिक रिएक्शन में 2 क्लोरोबेंजीन आपस में जुड़ के बाइफिनाइल या डाइफिनाइल बनाते हैं। वुड्स फिटिक में एक एल्काइल और एक एराइल हैलाइड आपस में जुड़ के एक मिथाइल बेंजीन बनाते हैं यानी एल्काइल बेंजीन बनाते हैं। 2 और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक है फिंकस्टीन रिएक्शन, दूसरा है स्वाट रिएक्शन। फिंकस्टीन और स्वाट दोनों ही हैलोजन एक्सचेंज करने वाली रिएक्शन है। इसमें बच्चों क्या होता है कि I जो है X को रिप्लेस कर देता है और Ri यहां पर बन जाता है। अच्छा, यहां पर एक सॉल्वेंट एसीटोन भी यूज होता है। क्लियर। यहां पर क्या होता है, स्वाट रिएक्शन में मेटल फ्लोराइड यूज होते हैं, जैसे AgF, Hg2F2, COF2, SbF3। तो मेटल फ्लोराइड में क्या होता है, फ्लोरीन होता है जो कि हैलोजन को यानी Br को रिप्लेस करके उसकी जगह में खुद लग जाता है। तो फ्लोराइड कंपाउंड बनाने का सबसे अच्छा मेथड है स्वाट रिएक्शन। अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में वो SN1 एंड SN2 रिएक्शन, मैंने सोचा इसको भी आपको बता दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। JEE में इस तरह से इस पर एक क्वेश्चन आया है। SN1 और SN2 रिएक्शन क्या है? SN1 यूनिमोलिकुलर, SN2 बायोमोलिकुलर।
SN1 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है, SN2 सेकंड ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करते हैं। SN1 में जो रेट होता है बच्चों वो केवल और केवल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। आप न्यूक्लियोफाइल को कितना भी बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रेट ऑफ रिएक्शन पर। लेकिन SN2 में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। फोर्थ पॉइंट में आ जाओ, रिएक्शन यहां पर 2 स्टेप में खत्म होती है, रिएक्शन यहां पर 1 स्टेप में खत्म होती है। SN1 हमेशा कार्बोकैटायन मीडिएटेड रिएक्शन होती है, जबकि SN2 ट्रांजिशन फेज मीडिएटेड रिएक्शन होती है। अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है तो बच्चों SN1 के केस में उसका रेसिमाइजेशन होगा, यानी अगर आपने R लिया है तो R प्लस S बनेगा और S लिया है तो R प्लस S ही बनने वाला है। SN2 के केस में वहां इन्वर्जन हो जाएगा, अगर आपने R लिया है तो S बन जाएगा और S लिया है तो R बन जाएगा। ध्यान रखना बच्चों। अब इस पर सवाल कैसा आता है, एक एल्किल हैलाइड दिया होता है और ये पूछता है कि ये एल्किल हैलाइड SN1 के थ्रू काम करेगा या SN2 के थ्रू। ठीक है बच्चों, ध्यान क्या रखना है, अगर कोई छोटा एल्किल हैलाइड हो, देखो अगर कोई स्मॉल एल्किल हैलाइड हो और अनब्रांच्ड हो तो वो हमेशा SN2 के थ्रू ही काम करेगा, और इसका उल्टा अगर कोई बिग एल्किल हैलाइड हो और ब्रांचिंग हो तो हमेशा बच्चों वो SN1 के थ्रू काम करेगा। क्लियर? तो ये मैंने नीचे लिखा ही है। ठीक है, SN1 देखो ब्रांचिंग बढ़ रही है, SN1 बढ़ रहा है, ब्रांचिंग घटेगी SN2 बढ़ेगा। क्लियर? अब बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को बनाने के 3 इंपॉर्टेंट मेथड एल्कीन से अल्कोहल को बनाते हैं। पहला है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दूसरा है एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, तीसरा है मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब बच्चों इसको समझो, देखो है ना, ये मैंने एक एल्कीन लिए, यहां पर बीच में एल्कीन लिए और तीनों तरफ से मैं 3 रिएक्शन कराने वाला हूं। HBO यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इधर मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का मतलब मर्क्यूरिक एसिटेट और उसके साथ THF और NaBH4, और एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में H2SO4 के साथ वाटर। क्लियर? अब देखो बच्चों, जब हम HBO की रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर एंटी मार्कोनी कॉफ रूल की तरह रिएक्शन होती है, हमेशा प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा। ये देखिए प्राइमरी अल्कोहल ऑलवेज, ध्यान रखना कैसी भी एल्कीन हो प्राइमरी अल्कोहल बनाना है। अगर मैं डिमर्क्यूरेशन मर्क्यूरेशन की बात करूं तो वहां पे बच्चों जो सेकेंडरी कार्बन होगा यानी डबल बॉन्ड जिस सेकेंडरी कार्बन पे अटैच्ड होगा उस पर ही आपको सीधे OH को पेस्ट करना है, तो हमेशा OH सेकंड वाले कार्बन पे अटैच्ड हो जाएगा। क्लियर? अगर हम बात करें एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन की तो यहां पर कार्बोकैटायन मीडिएटेड रिएक्शन होती है। सबसे पहले एक कार्बोकैटायन बनता है, वो अपने आप को स्टेबल करके मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, देन OH का अटैचमेंट उस कार्बोकैटायन पर होता है और मोस्ट स्टेबल अल्कोहल यहां पर बन जाता है। तो तीनों केस में अलग अलग अल्कोहल बनता है, इसी पर ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। 2 तरह से डिहाइड्रेशन कर सकते हैं लेकिन रिएजेंट एक ही है। देखो H2SO4, बस फर्क क्या है, टेम्परेचर का। अगर बच्चों ज्यादा टेम्परेचर होता है 443 केल्विन एल्कीन बनती है और कम टेम्परेचर होता है तो ईथर बनता है। बहुत कंफ्यूजिंग रिएक्शन है, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। क्लियर? अच्छा, जब भी हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो मोस्टली हमें एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, लेकिन बच्चों एक एक्सेप्शन जरूर है। यहां पर अगर हम कॉपर के साथ टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो ये कीटोन देने के बजाय एल्कीन बनाता है, यानी यहां पर थोड़ा एक्सेप्शन है, तो याद रहेगा। बाकी प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल Cu के साथ एल्डिहाइड और कीटोन ही बनाते हैं, केवल और केवल टर्सरी अल्कोहल के साथ एक्सेप्शन है। समझ में बात आ गई? चलो अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ये 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां पर, कोल्बे रिएक्शन एंड रिमर-टीमन रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल के साथ NaOH और CO2, बहुत याद रखना है ना, CO2 और NaOH क्या बनता है बच्चों, सैलिसाइलिक एसिड। अच्छा, इस रिएक्शन को कई बार एक्सटेंड कर सकते हैं। सैलिसाइलिक एसिड की अगर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनेगा बच्चों, एक दवाई बनती है जिसका नाम है एस्प्रिन, तो उसका केमिकल नेम होता है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड या एस्प्रिन। क्लियर? रिमर-टीमन रिएक्शन में NaOH के साथ क्लोरोफॉर्म यूज होता है और यहां पर क्या बनता है, सैलिसाइला एल्डिहाइड। एक चीज याद रखना बच्चों, इस रिएक्शन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है उसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, और डाइक्लोरोकार्बिन एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल मत समझना इसे, है ना। अब फिनॉल को बनाने की 2 प्रोसेस है, एक है डाउ प्रोसेस, दूसरा है क्यूमीन से बना सकते हैं। डाउ प्रोसेस में क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन को
NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो बच्चों क्लोरीन ग्रुप जो है OH के थ्रू रिप्लेस हो जाता है। एक ऐसी रिएक्शन जहां पर क्लोरीन ग्रुप रिप्लेस हो रहा है OH के थ्रू, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर पर ये रिएक्शन नहीं होती है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए होता है तभी जाके ये रिएक्शन होती है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? तो हमें फिनॉल मिल जाता है। क्यूमीन में क्या होता है बच्चों, आइसोप्रोपाइल बेंजीन हम लेते हैं जिसको हम क्यूमीन बोलते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पर दो ऑक्साइड लिंकेज बन जाती है जिसको हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, और उसके बाद उसका हाइड्रोलाइसिस करते विद द हेल्प ऑफ एसिड तो हमें फिनॉल मिलता है। और बच्चों कई बार बाय प्रोडक्ट भी पूछ लेते हैं तो कीटोन यानी एसीटोन विल बी द बाय प्रोडक्ट, दोनों ध्यान रखिए। विलियमसन सिंथेसिस बहुत इजी है। आपके पास एक अल्कोहल का सोडियम सॉल्ट होता है RONA और एक एल्किल हैलाइड होता है, यहां से Na निकला यहां से X निकला, ROR मिल गया। एक चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि ये SN2 मीडिएटेड रिएक्शन होती है और एल्किल हाइलाइड हमेशा प्राइमरी होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर एल्किल हाइलाइड सेकेंडरी और टर्सरी हुआ तो ईथर की अमाउंट कम होती जाएगी, एल्किन की अमाउंट बढ़ती जाएगी। तो एल्किल हाइलाइड शुड बी प्राइमरी। क्लियर? अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। रोजनमुंड रिएक्शन, ये चार रिएक्शन है जो एल्डिहाइड को बनाती है, ध्यान रखना है ना, बनाने की प्रोसेस है। तो रोजनमुंड रिएक्शन में क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड यानी RCOCl, कोई भी ऑयल क्लोराइड यूज करते हैं, H2 and PDBSO4 रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, बेंजल्डिहाइड। याद रखना बच्चों, रोजनमुंड रिएक्शन के लिए रिएजेंट याद रखने हैं बस, इससे आपकी रिएक्शन आसान हो जाएगी। स्टीफन रिएक्शन में एक नाइट्राइल लेते हैं और SnCl2 और HCl के साथ उसको ट्रीट करते हैं। पहले रिडक्शन होता है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करने से हमें एल्डिहाइड मिलता है। ध्यान रखना, पहले रिडक्शन देन हाइड्रोलिसिस। इटार्ड रिएक्शन में क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 एंड इनर्ट सॉल्वेंट यानी CS2 तो एक इंटरमीडिएट बनता है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस होने के बाद सीधे बेंजल्डिहाइड बनता है। क्लियर? तो सब केस में हमारे पास बेंजल्डिहाइड बन रहा है। लास्ट है बच्चों गैटरमैन कोच रिएक्शन, इसमें बेंजीन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, ठीक है, दोनों की प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड बनता है। तो दिमाग में रखना है कि ये चारों रिएक्शन बेंजल्डिहाइड बनाती है। रोजनमुंड में PDBSO4, स्टीफन में SnCl2 HCl प्लस वाटर, इटार्ड में क्रोमिल क्लोराइड और गैटरमैन कोच में COHCl। देन हम बात करते हैं रिडक्शन। दो तरह का रिडक्शन होता है, एक होता है क्लेमेंशन रिडक्शन, दूसरा वुल्फ-किशनर रिडक्शन। रिडक्शन में बच्चों हमेशा क्या होता है, इन दोनों रिएक्शन में, खासकर इन दोनों रिएक्शन में कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रो आता है जनरली, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट हो तो हाइड्रोकार्बन ना बन के एल्कोहल बनता है। लेकिन केवल इन्हीं दो रिएक्शन में क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है। तो CO कन्वर्ट इनटू CH2, ध्यान रखना। तो क्लेमेंशन रिडक्शन के लिए रिएजेंट क्या है, Zn यानी जिंक अमलगम एंड HCl, और वुल्फ-किशनर के लिए रिएजेंट क्या है, हाइड्राजीन इथाइलिन ग्लाइकोल और साथ में KOH। क्लियर? और दोनों में CO ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो रहा है, CH2 ग्रुप। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म में मोस्टली एडोफॉर्म रिएक्शन इसको बोलते हैं क्योंकि वहां पर जो है एडोफॉर्म का येलो PPT बनता है। एक चीज बच्चों ध्यान रखना, एडोफॉर्म रिएक्शन वही कंपाउंड देंगे जिनमें COCH3 ग्रुप होगा, लेकिन अल्कोहल में डायरेक्टली COCH3 ग्रुप नहीं होता है, वो ऑक्सीडेशन के बाद COCH3 ग्रुप देता है। इसीलिए अल्कोहल के केस में केवल इथेनॉल, और अगर अल्कोहल की कोई लंबी चेन हो तो अल्कोहल ग्रुप सेकंड कार्बन पे अटैच होना चाहिए, तभी जाके एडोफॉर्म रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर? देन बात करते हैं टॉलेंट टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट टॉलेंस रिएजेंट के थ्रू किया जाता है जिसका नाम है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। और बच्चों क्या होता है, कोई एल्डिहाइड सीधे किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और सिल्वर प्रेसिपिटेट हो जाता है। क्लियर? फेलिंग टेस्ट की बात करें तो दो तरह का फेलिंग सोल्यूशन होता है, एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है, एक होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट यानी रोचले सॉल्ट। इन दोनों को हम इक्वल मोलर में मिक्स करते हैं। और बच्चों देखिए, जो एल्डिहाइड है वो फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करके रेड PPT बनाता है, यानी पहले सोल्यूशन रहेगा ब्लू, बाद में हो जाएगा रेड। क्लियर? अब बात करते हैं एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो बच्चों, दो तरह के एल्डोल रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन सिमिलर एल्डिहाइड सिमिलर कीटोन। क्लियर? तो यहां पे हमने दो सिमिलर एल्डिहाइड लिए, ठीक है। और ध्यान रखना बच्चों, यहां पर जो रिएजेंट है वो 10% एल्कली NaOH यानी यूज होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहां पर OH और CHO यानी अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बन जाते हैं। उसके बाद जब हम इसको हीट करते हैं तो वाटर निकल जाता है और अल्फा बीटा
अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। क्लियर। क्रॉस एल्डोल में सेम कंसेप्ट है, लेकिन एक एल्डिहाइड और दो एल्डिहाइड, यानी दो अलग अलग एल्डिहाइड, दो अलग अलग कीटोन, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन। यहां पर कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट होती है। क्रॉस एल्डोल में हमारे पास किसी एक रीजन के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता फिर भी काम चल सकता है। देखो यहां पर मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे का हाइड्रोजन कार्बोनिल, कहानी वही हो जाएगी। पहले अल्फा हाइड्रोक्सी, सॉरी यहां पर बीटा हाइड्रोक्सी है, मैंने अल्फा गलती से बोला, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन बनते हैं और उसके बाद इसका कंडेंसेशन होता है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन वो कंपाउंड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड, फॉर्फ्यूरल। तो फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल यूज करेंगे, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन, दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, यानी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। पहचान क्या है? एल्किली की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, देखो 50% हो गई, एल्डोल में कितनी थी? 10%, यहां कितनी है? 50%। ठीक है। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन, तो क्या बनेगा? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। कई बार बच्चों HCOONAB लिख देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, या HCOO माइनस लिख देते हैं। क्लियर। वहीं अगर मैं बेंजील्डिहाइड की बात करूं तो ये जो एल्डिहाइड है बच्चों, एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कई बच्चे इसको फिनॉल भी लिख देते हैं, फिनॉल कभी नहीं बनेगा। आपको करना क्या है, बस एल्डिहाइड का जो कार्बन है ना उसको एक अल्कोहल बना देना है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। देखो यहां पर हमने क्या किया, इस एल्डिहाइड ग्रुप को एक अल्कोहल में चेंज कर दिया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दिया, बात खत्म। अब बच्चों देखो, एल्डोल और कैनिजारो ये दो रिएक्शन वही कंपाउंड देंगे जिनमें कुछ खास बात होगी, तो वो क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल रिएक्शन मिलेगी, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो कौन सी रिएक्शन मिलेगी? कैनिजारो। देखो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है तो ये एल्डोल तो देगा लेकिन कैनिजारो नहीं देगा। यहां पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये कैनिजारो देगा लेकिन एल्डोल नहीं देगा। यहां पर देखिए बेंजील्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो देगा लेकिन एल्डोल नहीं देगा। ये देखो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल देगा लेकिन कैनिजारो नहीं देगा। यहां पर देखिए एसिटिल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है, एल्डोल देगा, कैनिजारो नहीं देगा। यहां पर देखिए यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल देगा, कैनिजारो नहीं देगा। यहां पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो लेकिन क्या होना चाहिए? कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। चलो ये तो अलग हो गया, यहां पर OH होना चाहिए तभी जाके होगा, है ना बच्चों। ठीक है, अल्कोहल, लेकिन अल्कोहल जो है बच्चों न तो एल्डोल देते हैं न तो कैनिजारो देते हैं। एसिटो बेंजोफिनोन न तो अल्कोहल न तो कैनिजारो देंगे न तो एल्डोल देंगे। ये वाला सेम कंसेप्ट आ गया। अल्कोहल इसमें जो है अल्कोहल है तो कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, है ना। कार्बोनिल ग्रुप की बात करते हैं। चलिए ठीक है, समझ में आ गया बात। अब आगे बात करते हैं हमारे पास इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन, यानी एक ऐसा कंपाउंड जिसमें दो एल्डिहाइड ग्रुप होंगे। तो बच्चों एक एल्डिहाइड ग्रुप को आपको अल्कोहल बनाना है, दूसरे एल्डिहाइड ग्रुप को आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना, यहां पर कंपाउंड एक ही है। तो एक एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, दूसरे एल्डिहाइड ग्रुप को अल्कोहल बनाओ। यहां पर भी ऐसी कंडीशन है, एक एल्डिहाइड ग्रुप को अल्कोहल बनाए, दूसरे एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए। ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मोस्टली क्या पूछा जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजील्डिहाइड की रिएक्शन। जो बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और जो बेंजील्डिहाइड होता है वो हमेशा बेंजाइल अल्कोहल में ही कन्वर्ट होता है। तो याद कर लो ढंग से। चलो अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन। दो ही रिएक्शन है यहां पर, एक होता है डीकार्बोक्सिलेशन जिसको हम सोडा लाइम रिएक्शन भी बोलते हैं। सोडा लाइम इट इज द मिक्सचर ऑफ CaON NaOH। तो क्या होगा बच्चों, कोई भी सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट COO निकाल देगा और एक हाइड्रोकार्बन बनाएगा। तो COO किसकी फॉर्म में निकलेगा? कार्बोनेट की फॉर्म में। क्लियर। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें आते हैं हेल-वोलार्ड जेनेस्की रिएक्शन, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं HVZ रिएक्शन। ठीक है। अच्छा यहां पर क्या होता है बच्चों, एक कोई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, इस रिएक्शन की खास बात है। यानी वही कार्बोक्सिलिक एसिड इस रिएक्शन को देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो क्या होता है बच्चों, एक रिएजेंट होता है जिसमें X2 यानी Cl2Br2 और रेड फॉस्फोरस यानी Cl2 प्लस रेड फॉस्फोरस, जनरली ये लिखा जाता है। ठीक है। तो इन दोनों की प्रेजेंस में जो Cl है वो अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और खुद उसकी जगह में आ जाएगा। तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट बन जाएंगे। क्लियर।
अब आगे बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ अमीन्स। सबसे पहले है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। एक चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से केवल प्राइमरी एलिफेटिक अमीन ही बनाए जा सकते हैं। एरोमेटिक अमीन कोई भी हो, चाहे प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, एरोमेटिक अमीन नहीं बनाता है, और सेकेंडरी और टर्सरी अमीन तो बनाता ही नहीं है। तो थैलामाइड पहले किसके साथ रिएक्शन करेगा? KOH के साथ। यहां से H निकला, उसके साथ K ऐड हो गया, उसके बाद RX, कोई भी एल्किल ऐड होगा तो K निकल गया, R उसकी जगह में आ गया, है ना। और उसके बाद बच्चों इसका करेंगे हम हाइड्रोलाइसिस विद द हेल्प ऑफ NaOH। ठीक है, तो ये पूरा के पूरा टूट जाएगा, यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, तो RNH2 निकलेगा, प्राइमरी एन बनेगा, यहां पर सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड बन जाएगा। अगर यहां पर बच्चों H2O हम यूज करते हैं तो वो Na की जगह में OH आ जाएगा, तो थैलिक एसिड यहां पर मिल जाएगा। क्लियर। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। रिएजेंट होगा Br2NaOH। ध्यान रखना बच्चों, Br2NaOH, और कई बार NaOH की जगह में KOH भी दे देते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। एक एमाइड का एक अमीन में कन्वर्जन होता है, ध्यान रखना, दिस इज कार्बन डाउन रिएक्शन। तो CO यहां से निकल जाता है बस, है ना, CO निकल जाता है और RNH2 विल बी द प्रोडक्ट। क्लियर, याद रहेगा। तो कार्बन डाउन करना है अमाइड हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में। ठीक है, बात करते हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन भी केवल वही अमीन देंगे जो प्राइमरी अमीन होंगे। प्राइमरी अमीन के लिए स्पेशल रिएक्शन होती है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, याद रखना। इसी तरह के क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो रिएक्शन के लिए रिएजेंट क्या है? क्लोरोफॉर्म एंड KOH, यानी क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली। तो बच्चों यहां पर आइसोसाइनाइड बनता है, RNC, ध्यान रखना है, N इधर से C इधर से, RNC। क्लियर। तो फिनाइल एसोसाइनाइड बन सकता है और एल्काइल एसोसाइनाइड भी बन सकता है। क्लियर। डायजोटाइजेशन रिएक्शन, देखो डायजोटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एनिलीन, NO2 और HCl इन द प्रेजेंस ऑफ लो टेम्परेचर, ध्यान रखना बच्चों, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ये रिएक्शन होती है। और कई बार यहां पर रिएजेंट कैसा देते हैं? HNO2। तो बात एक ही है, चाहे NaNO2 प्लस HCl लिखो चाहे HNO2 लिखो, और यहां पर एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है BDC, यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्लियर। अब देखो दो और रिएक्शन यहां पर आते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन एंड गटरमैन रिएक्शन। दोनों के लिए रिएजेंट सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डायजोनियम सॉल्ट बच्चों, ये जो N2X है ना, ये वीक बॉन्ड बनाता है, तो N2X पूरा के पूरा निकल जाता है किसी न्यूक्लियोफाइल के थ्रू। तो यहां पर अगर हम Cu2Cl2, Cu2Br2 या CuCl लेते हैं, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, Cl, Br, Cn, ये पूरे ग्रुप को रिप्लेस करके हमें क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड साइनोबेंजीन बनाता है। तो इसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। क्लियर। अब देखो गैटरमैन में भी सेम है, क्लोरोबेंजीन बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा, लेकिन यहां पर बच्चों जो कॉपर है वो कॉपर पाउडर की फॉर्म यूज होता है। ध्यान रखिए, यहां पर Cu प्लस है, यहां पर ओनली Cu है। क्लियर। अब बात करते हैं कपलिंग रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम जो है एजो कपलिंग रिएक्शन में बोलते हैं। इसमें कलर प्रोडक्ट बनते हैं। तो दो तरह की कपलिंग होती है, एक होती है अमीन कपलिंग, एक होती है फिनॉल कपलिंग। ध्यान रखना बच्चों, है ना, दोनों ही हमेशा पैरा, यानी जो इन दोनों का पैरा हाइड्रोजन है वही रिप्लेस होगा और यहां से Cl रिप्लेस होगा, यानी दोनों को आपको अटैच करना है। देखो यहां पर जो है दोनों अटैच्ड हो गए। ठीक है, हमेशा पैरा पोजीशन पर ही रिएक्शन होगी, याद रखना। अगर पैरा पोजीशन पहले से ही फिक्स हो यानी ऑक्युपाइड हो तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करना। क्लियर। तो बच्चों फिनॉल के साथ रिएक्शन होगी तो यहां पर एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी, और इतने स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, अमीन के केस में पैरा अमीनो एजोबेंजीन। क्लियर। फिनॉल वाले ऑरेंज डाई बनाएंगे, अमीन वाले येलो डाई बनाएंगे। क्लियर, कलर भी याद रखना है। अब बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन। मार्कोनी एंटी मार्कोनी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। देखो मार्कोनी कॉफ रूल, मार्कोनी कॉफ रूल हमेशा कार्बोकैटायन मेडिएटेड होता है, और एंटी मार्कोनी कॉफ रूल हमेशा पेरोक्साइड यानी फ्री रेडिकल, याद रहेगा, फ्री रेडिकल। ठीक है, और यहां पर हम यूज करते हैं। क्लियर। अब देखो मार्कोनी कॉफ रूल में जब किसी एसिमेट्रिक एल्कीन में किसी HBr की रिएक्शन होती है तो बच्चों क्या होगा, Br हमेशा मिडिल वाले कार्बन पे जाएगा और H हमेशा किनारे वाले कार्बन पे जाएगा। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन विल बी द मेजर प्रोडक्ट और 1 ब्रोमो प्रोपेन विल बी द माइनर प्रोडक्ट। लेकिन यही अगर हम एंटी मार्कोनी रिएक्शन में करें तो उल्टा हो जाता है ना। तो HBr की रिएक्शन अगर एंटी मार्कोनी
रिएक्शन करे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, जिसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड, तो बच्चों Br पहले वाले कार्बन पे लगता है और H बीच वाले कार्बन पे लगता है, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। मार्कोनी कॉफ में जो मेजर होता है वो एंटी मार्कोनी कॉफ में माइनर होता है, और यहां जो माइनर होगा वो वहां मेजर होगा। क्लियर। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि एंटी मार्कोनी कॉफ रिएक्शन केवल HBr ही देता है, HCl और HI कभी भी एंटी मार्कोनी कॉफ रिएक्शन नहीं देते। भले आप इनके साथ पेरोक्साइड यूज कर लो, ये हमेशा मार्कोनी कॉफ के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाएंगे। क्लियर। एक चीज का आपको ध्यान रखना बच्चों, जब भी एंटी मार्कोनी कॉफ रिएक्शन होगी तो वहां पर जो एरो के ऊपर कुछ ना कुछ दिया होगा, या लाइट दिया होगा, या ROOR दिया होगा, या फिर वहां पर टेम्परेचर दिया होगा, कुछ ना कुछ दिया होगा। लेकिन मार्कोनी कॉफ में एरो के ऊपर कुछ नहीं दिया होगा। दोनों के पहचानने का एक तरीका है। क्लियर। अब बात करते हैं बच्चों हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन। ये बहुत बार पूछा भी गया है और कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। एल्काइन का हाइड्रोलाइसिस जनरली होता नहीं है, इसीलिए हम जो है दो रिएजेंट यहां पर यूज करते हैं। एक होता है HgSO4 और दूसरा होता है बच्चों H2SO4, यानी मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर। Hg2+ लिखते हैं, H+ भी इसको हम लिख सकते हैं। तो यहां पर एडिशन होगा, एक तरफ H दूसरी तरफ OH। ठीक है, इस तरह बनेगा। अब बच्चों ये क्या करता है, ट्यूटामेरिज्म करता है, यानी ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा और यहां का H जो है इधर चला जाएगा, तो हमेशा ही एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे, ध्यान रखना ऑलवेज। तो बच्चों जो इथाइन है वो हमेशा एल्डिहाइड बनाएगी, इथेनल। और इथाइन के अलावा अगर आपने कोई भी एल्काइन प्रोपाइन लिया तो हमेशा कीटोन बनेगा, क्योंकि OH का अटैचमेंट मार्कोनी कॉफ के अकॉर्डिंग बीच वाले कार्बन पर होने वाला है। और उसके बाद ट्यूटामेरिज्म करोगे तो ये इधर चला जाएगा और इधर आ जाएगा, है ना, हमेशा कीटोन बनेगा। तो समझ में बात आ गई। अब बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लिंडलार कैटालिस्ट की रिएक्शन और बर्क रिएक्शन। देखो कंफ्यूजन क्या है यहां पर, आपने कोई एल्काइन ली और उसका रिडक्शन कर रहे हो आप दो अलग अलग रिएजेंट के थ्रू। एक हमारे पास है लिंडलार कैटालिस्ट जिसको हम बोलते हैं PDC, और दूसरा हमारे पास है बर्क रिएजेंट जिसको हम बोलते हैं लिक्विड अमोनिया सोडियम के साथ मिक्सचर। क्लियर। अब देखो सब कुछ सेम है लेकिन प्रोडक्ट हमेशा अलग अलग बनते हैं। अगर बच्चों PDC हो तो हमेशा सिस एल्कीन बनेगी, और अगर लिक्विड अमोनिया यानी बर्क रिएजेंट हो तो हमेशा ट्रांस एल्कीन बनेगी। याद रखने का तरीका क्या है, यहां पर देखो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ऐसे होता है, एक ऊपर एक नीचे, हमेशा ट्रांस बनेगा, और PDC के साथ इसका उल्टा हो जाएगा, सिस बनेगा। तो जब किसी एल्काइन का रिडक्शन होता है तो वो एल्कीन बनाती है, और एल्कीन जो है सिस भी बन सकती है और ट्रांस भी बन सकती है, डिपेंड्स करता है कि आपने कौन सा कैटलिस्ट यूज किया है। क्लियर हो गया। चलो तो बच्चों ये था हमारे पास ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन, इनको अच्छी तरह से पढ़ लो, एक बार समझ लो, कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। क्लियर। अगर कहीं कुछ रह जाता है, कोई चीज समझ में नहीं आती, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।